जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाला है प्रोटीन, जिसे हिंदी में प्रोटीन ही कहते हैं। यह प्रोटीन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि जब किसी बच्चे का विकास और वृद्धि की बात करें तो उसमें सबसे पहले प्रोटीन का महत्वपूर्ण होता है। प्रोटीन यह बूढ़ों में और बच्चों में सबसे ज़रूरी होता है कि प्रोटीन होना उनके अंदर थोड़ा सा यानी शरीर में निर्माण होना प्रोटीन का जाहिर सी बात है ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की कहीं ना कहीं उसी में क्या है, विकास और ग्रोथ प्रोटीन की वजह से ही होना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रोटीन के अंदर क्या क्या होता है। तो बेसिकली इसमें जो तत्व पाए जाते हैं कुछ या एंजाइम के हैं, तो इसमें एक होता है एंजाइम, एक होता है हार्मोन और एक जो होता है वह लिपिड होता है। और इसके जो तत्व हैं वो देख लेते हैं। जैसे हमारा इसमें रहेगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी इसमें मौजूद रहेगा। यानी कहें कि अगर प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें नाइट्रोजन युक्त रहेगा। एक शब्द में कहें तो यह कहीं न कहीं कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन जटिल होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि प्रोटीन जो है हमारा यह क्या होता है। इसको थ्योरी सेक्शन के अनुसार पढ़ते हैं तो इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला है हमारा सरल और दूसरा है कंपाउंड, तीसरा है ड्राइव्ड। सिंपल जिसे हम हिंदी में सरल कहते हैं, कंपाउंड जिसे हम हिंदी में संयुक्त कहते हैं, ड्राइव्ड जिसे हम हिंदी में व्युत्पन्न कहते हैं। तो सरल के 2 पार्ट हैं। ये पहला है एक वाटर सॉल्युबल प्रोटीन और दूसरा है नॉन वाटर सॉल्युबल प्रोटीन। जो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है उसे हिंदी में जल में घुलनशील प्रोटीन कहते हैं, यानी यह प्रोटीन कहीं न कहीं जल में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। और जो नॉन वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है यह वाटर में यानी जल में अघुलनशील प्रोटीन, यानी यह जल में नहीं घुलेगा। तो आइए देखते हैं इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। जैसे एक का जो क्या कहते हैं प्रोटीन होता है एल्बुमाइन प्रोटीन, यह क्या होगा कि जल में घुल जाएगा। पल्स यानी दाल जो होगा उसका प्रोलामाइन विटामिन जो होगा वह भी क्या होगा, जल में घुल जाएगा। आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं, इसकी ग्लोबिन जो प्रोटीन होती है वह जो है जल में घुलनशील है। अब देखते हैं इधर जो नॉन वाटर सॉल्युबल है यानी जल में अघुलनशील प्रोटीन है, यह जो है चिड़ियों के नाखून में पाए जाने वाला प्रोटीन जिसे हम केराटिन प्रोटीन कहते हैं। सेकंड है हमारा हड्डियों में पाए जाने वाला ओसिन प्रोटीन है, जो यह भी क्या होगा, जल में अघुलनशील प्रोटीन है। मांसपेशियों में पाए जाने वाला मायोसिन जो है प्रोटीन, ये भी क्या होगा, जल में अघुलनशील प्रोटीन है। आइए दोस्तों देखते हैं। आप देख सकते हैं कि उसमें यानी प्रोटीन में कौन कौन से होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, यानी कहीं न कहीं CHO, यानी कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में जब नाइट्रोजन युक्त हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, हमारा प्रोटीन कहलाता है। आइए दोस्तों देखते हैं। यह है एमिनो एसिड, यानी प्रोटीन में 20 प्रकार के एमिनो एसिड मौजूद होते हैं। कितने प्रकार के, 20 प्रकार के एमिनो एसिड मौजूद होते हैं। अब इसमें 20 प्रकार के जो एमिनो एसिड हैं उसमें से 10 प्रकार के एमिनो एसिड आवश्यक है और 10 जो है अनावश्यक है, यानी 20 में से 10 प्रोटीन यानी एमिनो एसिड वह आवश्यक है और 10 अनावश्यक। यानी एक शब्द में कहें कि जो 10 आवश्यक प्रोटीन हैं इन यानी एमिनो एसिड, इसको हम हमारे भोजन यानी खाने वाले भोजन या भोज्य पदार्थ से क्या होगा, इसको मिलना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं 10 जो है एमिनो एसिड हमारे खाने में मौजूद होता है और 10 जो है हमारे शरीर के द्वारा यानी स्रावित होते हैं। 10 जो है हमारे शरीर के द्वारा स्रावित हुए और 10 हमको भोजन की ओर से यानी भोजन करके 10 एमिनो एसिड जब हम पूरा करेंगे तो टोटल हो जाएगा 20 एमिनो एसिड। जब 20 एमिनो एसिड हो जाएगा तो यह जो है एक बॉन्ड यानी पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर क्या करेगा, एमिनो एसिड का निर्माण करेगा। और 20 एमिनो एसिड होंगे, जब 20 एमिनो एसिड होगा तब वह किसका निर्माण कर देगा, यानी प्रोटीन का निर्माण कर देगा। अब जाइए दोस्तों देखते हैं आगे थ्योरी सेक्शन में। पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा यह जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, शायद हमने लिया है उसको फिगर को, इसमें तो नहीं है।
दोस्तों हमको लग रहा है छूट गया है, हमारा फिगर लग रहा है छूट गया है। हम चेक कर रहे हैं, ये मिल गया है हमको, ये हमारा मिल गया है, देख सकते हैं आप। ये ओपन अभी नहीं हुआ है, हम ओपन कर रहे हैं, पेप्टोन बॉन्ड को आपको दिखा रहे हैं, बस थोड़ा सा वेट करिएगा। क्यों नहीं ओपन हो रहा है? ये देख सकते हैं आप, ये हमारा क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड जो है हमारा ओपन हो गया है। ये देख सकते हैं हमारा पहला एमिनो एसिड है, और ये देख सकते हैं आप कहा हमारा दूसरा एमिनो एसिड है। जब यह यानी पहला ये वाला और दूसरा ये वाला दोनों जब कनेक्ट होते हैं, जिससे जुड़ते हैं, ये जिस पर हमारा सर्कल, इसको आप देख सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टॉइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, तो जब एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं जिस स्थान को, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और यह किस बॉन्ड द्वारा, यानी पूछा जाएगा तो कि एमिनो एसिड किस बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, तो आपको बताना है पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा यह जुड़ते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, थ्योरी सेक्शन में देखते हैं। हम आ गए अपने थ्योरी सेक्शन में, ये हम आ गए। अब आगे देखते हैं, डिस्कवर्ड बाई, यानी इसकी खोज किसने किया था, तो बर्जीलियस एवं मोल्डर, बर्जीलियस और किसने, मोल्डर ने किया था। अब प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। प्रोटीन की खोज बर्जीलियस एवं मोल्डर वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी। CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन के तत्व जब आपस में मिलकर जिस यौगिक का निर्माण करते हैं, उसको हम एमिनो अम्ल कहा जाता है। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन जब हम मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड। ठीक, हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें से 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक होते हैं। तो जो 10 आवश्यक हैं उसको हमको भोजन के माध्यम से प्राप्त करना है, और जो 10 अनावश्यक हैं वह हमारे शरीर के माध्यम से स्रावित होंगे, तभी हमारा 20 क्या हो जाएगा, 20 एमिनो एसिड मिलकर के जो है एक प्रोटीन का निर्माण करेंगे। आइए देखते हैं आगे। यही अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वेसर एवं मैरेस्मस नामक बीमारी होती है। तो क्वेसर कोर और मैरेस्मस नामक बीमारी जो होती है किसकी कमी से होती है, तो प्रोटीन की कमी से होती है। आइए देखते हैं क्वेसर कोर रोग किस प्रकार से होता है, जो प्रोटीन की कमी से होता है, और मैरेस्मस रोग जो होता है वह प्रोटीन की कमी से किस तरह शरीर हमारा दिखने लगता है। तो आइए आमेश के माध्यम से हम देखते हैं। ये हमारा देख सकते हैं, ये है हमारा क्या, क्वेसर कोर। क्वेसर कोर में क्या होता है कि जो हड्डियां होती हैं, यानी हाथ पैर की हड्डियां तिरछी हो जाती हैं, और पेट हमारा बाहर यानी तिरछा हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि हाथ पैर की हड्डियां तिरछी और पेट बाहर यानी फूल जाता है इसमें। यह क्या है, क्वेसर कोर रोग है। और हम दूसरा देखते हैं जो हमारा क्या था, मैरेस्मस। मैरेस्मस का तो फिगर कहाँ चला गया, मैरेस्मस का फिगर नहीं मिल रहा है। मैरेस्मस का फिगर कहाँ गया है, मैरेस्मस का दोस्तों नहीं मिल रहा है। मैरेस्मस में क्या होता है हम बता रहे हैं आपको, मैरेस्मस का फिगर नहीं मिल रहा है। मैरेस्मस में जनरली होता क्या है कि जब किसी बच्चे या इंसान में मैरेस्मस रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से, तो उसमें क्या होता है, उसकी बॉडी यानी एकदम बूढ़े जैसी आकार, यानी उसकी जो है मांसपेशियां एकदम ढीली हो जाती हैं, लटकने लगती हैं, हिलने लगती हैं। तो उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, उसमें प्रोटीन की कमी होने की वजह से हम उसको मैरेस्मस रोग नामक बीमारी कहते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेसर कोर में हाथ एवं पैर की हड्डियां तिरछी हो जाती हैं और पेट बाहर आ जाता है, जैसे हमने आपको बताया है। मैरेस्मस में मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, जैसे आप देख सकते हैं जब बुढ़ाई की अवस्था आ जाती है तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन की कहीं ना कहीं कमी आती है, तभी ये इस तरह का दिखाई पड़ता है। यानी बच्चों में भी ये एक प्रकार का क्या है, डिजीज़ है, बच्चों में भी हो जाता है इस प्रकार की, बच्चे की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं जबकि नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं प्रोटीन की क्या है, कमी की वजह से मैरेस्मस रोग हो जाता है बच्चों में। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। रासायनिक दृष्टिकोण से प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंपल प्रोटीन, दूसरा है कंपाउंड प्रोटीन, और तीसरा है हमारा ड्राइव्ड प्रोटीन। आइए देखते हैं। पहला हमारा जो है सिंपल प्रोटीन, यह सरल प्रोटीन इसको कहते हैं हिंदी में। यह प्रोटीन सरल अणुओं से बनती है। घुलनशीलता के आधार पर यह 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। आइए दोस्तों देखते हैं आगे।
जो ए प्रकार का है हमारा प्रोटीन, वह जल में घुलनशील प्रोटीन है, और बी है हमारा जो दूसरा सेकंड टाइप का है वह जल में अघुलनशील प्रोटीन है। इसको तो हम पढ़ लिए हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आपने देखा है कि जो वाटर सॉल्युबल है यानी जल में घुलनशील है वह एल्बुमिन है, पल्स है और प्रोलामाइन है। यानी एग में जो एल्बुमिन प्रोटीन मिलता है, पल्स में प्रोलामाइन जो प्रोटीन मिलता है, और आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स में ग्लोबिन जो प्रोटीन मिलता है, यह क्या है, वाटर में सॉल्युबल है यानी घुल जाते हैं। और जो हमारा नॉन वाटर सॉल्युबल है, इसके एग्जाम्पल थे कौन, हमारा चिड़ियों के नाखून, पशुओं के खुर, बाल आदि में जो केराटिन प्रोटीन पाए जाते हैं वह क्या होते हैं, अघुलनशील प्रोटीन होते हैं। और सेकंड हमारा यह हड्डियों में पाए जाने वाला जो ओसिन प्रोटीन होता है वह भी क्या है, अघुलनशील प्रोटीन है। थर्ड है हमारा यह मांसपेशियों में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो मायोसिन प्रोटीन है, यह भी एक अघुलनशील प्रोटीन है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं सेकंड जो हमारा कंपाउंड प्रोटीन यानी संयुक्त प्रोटीन जिसे हम कहते हैं। जब सरल प्रोटीन के अणुओं के साथ उसके समूह भी जुड़े होते हैं तब उसको हम संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, तो क्रोमोप्रोटीन है और ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल, सेकेंड के यानी कंपाउंड प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। आइए हम तीसरा देखते हैं जो हमारा ड्राइव्ड यानी व्युत्पन्न प्रोटीन जिसे कहते हैं। इसको हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। सरल प्रोटीन्स एवं संयुक्त प्रोटीन के जलीय अपघटन, यानी जो सरल प्रोटीन के और संयुक्त प्रोटीन जो थे उनके कहीं न कहीं जल के अपघटन के बाद जो उत्पन्न तीसरा प्रोटीन होता है उसे हम कहते हैं प्रोटीन्स। उन्हें ही कहते हैं हम मतलब व्युत्पन्न प्रोटीन्स, जिसके उदाहरण हैं प्रोटीन्स और पेप्टोन, और आदि भी हो सकते हैं, मतलब और भी होंगे। जो मेन लिया गया है यहाँ पर उदाहरण के लिए प्रोटीन्स और पेप्टोन को लिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, यानी इसका मेन काम क्या होता है प्रोटीन का, कि जो टूट फूट जाती हैं कोशिकाएं उनकी मरम्मत करता है, और शरीर की वृद्धि एवं विकास में भाग लेना। कहने का मतलब कहीं ना कहीं क्या करता है यह, शरीर की वृद्धि, जब छोटे बच्चों की अवस्था रहती है तो कहीं ना कहीं उनमें ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसीलिए क्या होना चाहिए, उनमें ज़्यादा प्रोटीन होगा तभी तो उनका विकास और वृद्धि होगा। ठीक, तो आइए दोस्तों और आगे देखते हैं। यह प्रोटीन आपको थोड़ा सा बता दें कि यह प्रोटीन जो होता है ना, आमाशय में पेप्सिन, अग्न्याशय में ट्रिप्सिन और छोटी आंत में इरेप्सिन, यानी इस प्रोटीन को 3 जगह हमारे डाइजेशन सिस्टम में हमने पढ़ा था। प्रोटीन को 3 जगह पाचन क्रिया के थ्रू यह पचता है। पहला हमारा पचता था प्रोटीन कहाँ पर, आमाशय में, किसके द्वारा, पेप्सिन के द्वारा। और दूसरी जगह पचता था अग्न्याशय जिसे हम पैनक्रियाज, इसमें ट्रिप्सिन के थ्रू पचता था कौन, प्रोटीन। और तीसरा जो लास्ट चरण था यानी छोटी आंत में जो इरिप्सिन निकल रहा था वह क्या करता था, प्रोटीन का पाचन करता था। यानी कहीं ना कहीं हमारा प्रोटीन बहुत जटिल होता, तभी तो आमाशय भी पचाता है और जो है पैनक्रियाज भी पचाता है और छोटी आंत भी पचाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना जटिल है। इसको जो है 3 पार्ट में मतलब इसको पाचन किया जाता है, आमाशय, पैनक्रियाज और एरिप्सिन, यानी इसके थ्रू यानी छोटी आंत के थ्रू इसका पाचन होता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रश्न है इसमें, भारतीयों के लिए प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो दाल। भारतीयों के लिए प्रोटीन का जो सर्वोत्तम स्रोत है वह क्या है, दाल। यानी कहने का मतलब है इसमें क्या है, दाल में जो है प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यह जो है सोयाबीन से कम पाया जाता है। इसलिए सर्वोत्तम स्रोत यहाँ पर हम लिख रहे हैं, क्योंकि दाल हमारे यहाँ ज़्यादा उपज हर क्षेत्रों में लगभग हो जाती है, इसलिए हम सर्वोत्तम स्रोत यूज कर रहे हैं। सबसे उत्कृष्ट प्रोटीन किसकी होती है, या कहें सबसे क्वालिटीदार प्रोटीन किसकी होती है, तो अंडा इसमें दिया है। सबसे उत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा प्रोटीन किसकी होती है, तो अंडा की होती है। ठीक, अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन जो है किस में ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है सोयाबीन में प्रोटीन। सबसे ज़्यादा किस में होता है, सोयाबीन में। फिर उसके बाद उससे कम होता है मशरूम में, यानी पहले सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद मशरूम में, और तीसरा जो होगा हमारा दाल में होगा। ठीक दोस्तों, अब आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न इसमें दिया गया है सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। तो इसमें लिखा है क्लोरोसाइवाल यानी स्पाइरुला कॉन्ड्रिया प्रोटीन में पाया जाता है। और इन सबसे जो ज़्यादा पाया जाता है उसको हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन, फिर उसके बाद मशरूम, फिर दाल। अगर ऑप्शन में ये रहेंगे तो इनको भी लगाएंगे, लेकिन ऑप्शन में ये सब नहीं रहेंगे जो हम बताए हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं और जो भी होगा हम उसको देख लेते हैं। आगे दिया है दोस्तों कि कॉन्ड्रोइट प्रोटीन के द्वारा शरीर के अस्थियों का निर्माण होता है। किसके द्वारा? कॉन्ड्रोइट प्रोटीन के द्वारा शरीर में किसका निर्माण होता है? अस्थियों का निर्माण होता है। अगला पॉइंट हमारा एक्टिन एवं मायोसिन यानी एक्टिन और मायोसिन के द्वारा शरीर के मांसपेशियों का निर्माण होता है। मांसपेशियों का निर्माण किनके थ्रू होता है? तो एक्टिन और मायोसिन के थ्रू किसका? मांसपेशियों का निर्माण होता है। अगला पॉइंट हमारा गैनोडर्मा कवक प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है, जिसमें लगभग 60 से 65% प्रोटीन पाई जाती है। किसमें? गैनोडर्मा कवक प्रोटीन एक अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का। काम गैनोडर्मा कवक प्रोटीन का क्या है? अच्छा स्रोत है, जिसमें 60 से 65 प्रोटीन प्रतिशत पाए जाते हैं। 60 से 65% प्रतिशत जो है 60 से 65% प्रोटीन पाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा इसे खनिज तथा विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला है हमारा अमेरिका की DXN कंपनी अपने सभी उत्पाद इसी कवक से बनाती है। और दोस्तों हम जानकारी के लिए बता दें, अभी इसमें तो ख़त्म हो गया है। जान लेते हैं कि शरीर में जो प्रोटीन होता है वह कितने परसेंट होता है। तो यह होता है 15%। कितना? फैट भी हमारा 15% होता था शरीर में, और शरीर में प्रोटीन भी 15% होती है। अगला जो हम बता रहे हैं टॉपिक है, इसमें तो नहीं दिया गया है लेकिन बता रहे हैं, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो केसीन प्रोटीन है। और कीटों के बाह्य कंकाल जो होते हैं यानी कीट पक्षी जो होते हैं उनमें बाहरी कंकाल जो होते हैं वो केराटिन यानी केराटिन प्रोटीन का उनमें क्या पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में क्या पाया जाता है? तो ग्लूटामीन प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटामीन प्रोटीन पाया जाता है। रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लोबुमीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? रक्त में ग्लोबुमीन प्रोटीन पाया जाता है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।